हेलो देयर एंड वेलकम टू द डॉन एडिटोरियल एनालिसिस लेक्चर। ये लेक्चर इंतहाई अहम है आप लोगों के लिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश जो है एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है, जैसे कि CSS है, PMS है, PCS है, तहसीलदार है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, वन पेपर, NTS, OTS जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आते हैं उनके लिए इंतहाई अहम है और उनके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना वोकैबुलरी के साथ। हमारे पास पहला जो वर्ड है रेबेल। रेबेल अ पर्सन, एक ऐसा शख्स जो लड़ता है किसी भी हुकूमत के खिलाफ, अपने अपने मुल्क की किसी हुकूमत के खिलाफ लड़ता है तो उसको कहते हैं रेबेल। द रेबेल टुक ओवर द कैपिटल एंड सेट अप अ न्यू गवर्नमेंट। रेबेल ने, जिसको हम अपने उर्दू में कहते हैं बागी, यानी जो हुकूमत से बगावत करते हैं, हुकूमत से अगेंस्ट लड़ते हैं, रेबेल्स ने, बागियों ने कब्जा कर लिया कैपिटल का और वहां पे अपनी नई हुकूमत कायम कर दी। सिनोनिम्स हैं इंसर्जेंट, इंसरेक्शनिस्ट, ट्रेटर, टर्नकोट एंड डिजर्टर। ये जो नीचे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं ये अगरचे एज पर एक्यूरेट जो नहीं है, जैसे कि ट्रेटर होता है, इसके है, इंसर्जेंट भी रेबेल में आता है। डिजर्टर जो होता है, डिजर्टर कहते हैं एक ऐसा फौजी जो अपनी बटालियन को छोड़ दे या वहां से चला जाए, भाग जाए, उसको कहते हैं डिजर्टर। तो जब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए स्पेशली, तो आप लोगों ने काम करना है कि पेन और पेपर लेके डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी या कोई भी डिक्शनरी जो आप यूज़ करते हैं, वहाँ से उनके आपने मीन्स देख लेते हैं कि इनकी रेलेवेंसी ऑफ एक्यूरेसी कितनी है, तो उसको आप अपने पास नोट डाउन कर लिया करें। नेक्स्ट वर्ड इज असॉल्ट। असॉल्ट द क्राइम ऑफ अटैकिंग समबडी फिजिकली। किसी शख्स को अटैक करना, लेकिन वो हमला कैसा हो, जानी हो, यानी उसकी जान पे हमला करना। बोथ मैन वर चार्ज्ड विद असॉल्ट। दोनों आदमियों पे ये इल्ज़ाम लगाया गया, जुर्म लगा साबित हुआ कि उन्होंने क्या किया था, फिजिकली अटैक किया था। सिनोनिम है एम्बुश। एम्बुश भी कहते हैं कि छुप के हमला करना। एम्बुश होता है कि गाड़ी जा रही है तो आप जो है कहीं झाड़ियों में छुपे हुए हैं, तो अचानक उस पर हमला करके उनको कत्ल कर दें या इस तरह का कोई उनको नुकसान पहुंचाए फिजिकली, उसको कहते हैं एम्बुश। नेक्स्ट वर्ड इज स्विफ्ट। स्विफ्ट, हैपनिंग और डन क्विकली एंड इमीडिएटली, डूइंग समथिंग क्विकली। किसी चीज़ का होना या किसी चीज़ का करना बहुत जल्दी से, और किसी चीज़ का जल्दी से करना, यानी कोई भी चीज़ जल्दी से हो जाए तो हम उसको कहते हैं स्विफ्ट। ही रोज टू हिज फीट इन वन स्विफ्ट मोमेंट। वो एक ही लम्हे में अपने पाँव पे जल्दी से खड़ा हो गया। सिनोनिम्स हैं फास्ट, हेस्टी एंड क्विकली। एंटोनिम्स हैं बिल्कुल स्लो है, यानी उसको टाइम लगता है कोई भी चीज़ करने में। री इग्नाइट। री इग्नाइट वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और इसका नाउन फॉर्म होता है रीइग्निशन। दे स्टार्ट बर्निंग, टू स्टार्ट बर्निंग अगेन, और टू मेक समथिंग स्टार्ट बर्निंग अगेन। किसी चीज़, कोई चीज़ जब जलना शुरू हो जाए या आप किसी चीज़ को जलाना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं इग्नाइट करना। द पैशन वॉज री इग्नाइटेड। उसका जो अंदर जज्बा था वो दोबारा भड़क उठा एक रोमांटिक ट्रिप से वीनस का। जब वो वीनस के ट्रिप पे गया तो उससे उसका जो पैशन था, उसका जो जज्बा था, वो दोबारा भड़क उठा, दोबारा उसको आग लग गई, यानी उसको दोबारा एनर्जी मिल गई। नेक्स्ट वर्ड इज एडजेसेंट। एडजेसेंट, नेक्स्ट टू समथिंग, कोई चीज आपके करीब हो, उसको कहते हैं दिस थिंग इज एडजेसेंट टू। जैसे आपके पड़ोसी का घर आपके करीब होता है, तो मेरा एक दोस्त है फॉर एग्जाम्पल अकरम, मैं कहूँगा अकरम्स होम इज एडजेसेंट टू मी। अकरम का घर मेरे घर के साथ है। द प्लेन्स लैंडेड ऑन एडजेसेंट रनवेज। रनवेज जो थे वो आपस में जुड़े हुए थे, करीब करीब थे, तो प्लेन्स जो जहाज थे वो उतरे उन रनवेज पे जो बिल्कुल एडजेसेंट थे, करीब करीब थे। बिसाइड्स, नेक्स्ट टू, अलोंग। इसके एंटोनिम्स हैं अपोजिट थे, दूर थे, मुखालिफ सिमत में थे। नेक्स्ट वर्ड इज सेटबैक।
a difficulty or problem that delays or prevents something or make a situation worse. कोई ऐसी ऐसी मुश्किल या प्रॉब्लम जो कि डिले करती है या रोकती है किसी चीज़ को या उस सिचुएशन को क्या करती है, ख़राब करती है, हम उसको कहते हैं सेटबैक. द ब्रोक डाउन इन टॉक्स रिप्रेजेंट अ टेम्पररी सेटबैक इन द पीस प्रोसेस. ये जो गुफ्तगू थी वो ख़त्म हो गई, ब्रेक डाउन हो गई. ये इस चीज़ की तरफ निशानी है कि जो पीस प्रोसेस चल रहा था उसमें अभी थोड़ा सा सेटबैक आया है. अब वो सिचुएशन अभी उस तरह नहीं रही. अब पीस प्रोसेस का जो पीस प्रोसेस है वो डिले हो गया है. अब मतलब उसमें टाइम लगेगा, पहले जल्दी होना था लेकिन ये जो टॉक्स ब्रेक हो गए तो इसकी वजह से पीस प्रोसेस में क्या हो गया, डिले हो गया. बेकर, एक होता है बेकर. बेकर बेकरी से भी निकलता है पकाना, उसको भी हम कहते हैं बेकर. लेकिन यहाँ पे बेकर करते हैं अ पर्सन और अ कंपनी दैट गिव्स सपोर्ट टू समबडी समथिंग, स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट. कोई कंपनी या कोई जो शख्स है किसी दूसरे शख्स को कोई सपोर्ट दे, खास करके पैसों की सपोर्ट हो, तो हम उसको कहते हैं बेकर. द प्रोजेक्ट रिसीव्ड इट्स मनी फ्रॉम यूरोपियन बेकर्स. प्रोजेक्ट ने अपने पैसे कहाँ से लिए, यूरोपियन बेकर से लिए, यानी यूरोपियंस जो पैसे देते थे उनसे. सिनोनिम्स हैं गिवर, डोनर, स्पॉन्सर. एंटोनिम्स है लेंडर. लेंडर वो बंदा जो उधार ले रहा हो. एक तो बेकर होता है दे रहा हो और उधार लेने वाले को कहते हैं लेंडर. इंस्टेबिलिटी. इंस्टेबिलिटी द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग लाइकली टू चेंज और फेल सडनली. इंस्टेबिलिटी कहते हैं कि एक ऐसी खसूसियत या ऐसी हालत, स्टेट जो कि जल्दी तब्दील हो जाए और या फिर वो चीज़ क्या हो जाए, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाए, उसको हम कहते हैं इंस्टेबिलिटी. द इंस्टेबिलिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, इंस्टेबिलिटी है. सिनोनिम्स हैं अनस्टेबल. इसके लिए एक फ्रेज भी यूज होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो सियासी अदम इस्तेहकाम. अनस्टेबलनेस, लेक ऑफ स्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी एंड लेक ऑफ फर्मनेस इसके सिनोनिम्स हैं. तो ये थे हमारे जो है आज की वोकेबलरी. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. अपने कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह किया करें कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है. तो बढ़ते हैं हम अपने एडिटोरियल रीडिंग की तरफ. आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो मिडल ईस्ट पे है. सीरिया, जो कि जिसको हम शाम कहते हैं, जो कि मिडल ईस्ट का एरिया है. सीरिया ऑफेंसिव. ऑफेंसिव कहते हैं. अब एक होता है डिफेंसिव, एक होता है ऑफेंसिव. डिफेंसिव मूड क्या होता है कि कोई आप पे हमला कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, उसको कहते हैं डिफेंसिव. ऑफेंसिव ये होता है कि आप किसी पे जाके खुद चढ़ाई करें, हमला कर दें, तो वो होता है ऑफेंसिव. अब सीरिया ऑफेंसिव. सीरिया क्या है, ऑफेंसिव मूड में आ गया, यानी अब वो हमला करने के मूड में है. तो देखते हैं इसमें जो है क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस डिस्कस हुई हैं और इसमें हमारे लिए आप लोगों के लिए क्या क्या लर्निंग है. तो सबसे पहले जो आप इस पैराग्राफ को रीड कर लें, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. After several years of relative calm, कई सालों की खामोशी के बाद, the Syrian civil war, सीरिया की जो अंदरूनी खाना जंगी है, has begun to heat up again, वो दोबारा भड़कने लगी है. With
ادلب بیسڈ ریبل، جو ادلب میں جو ریبل ہیں یعنی وہ لوگ جو حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں فائٹرز، وہ ریچ کر رہے ہیں سٹی آف الیپو میں۔ The fresh offensive comes at a time of great strife in the Middle East۔ یہ نیا جو حملہ ہے یہ اس وقت آیا ہے جب مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ کشمکش چل رہی ہے۔ And unless there is a peaceful resolution of this conflict، اور جب تک اس مسئلے کا ایک پرامن حل نہیں نکلے گا، the flames of war، آگ کے شعلے will once again consume سیریا، وہ سیریا کو کھا جائیں گے، and spread to regional state، اور اپنی جو قریبی اس ریجن کی جو ریاستیں ہیں اس تک بھی وہ آگ کے شعلے پہنچ جائیں گے۔ The rebels led by حیات تحریر الشام، an outfit linked to القاعدہ، ایک جو ریبلز ہیں یعنی یہ جو جنگجو ہیں جو ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کی قیادت کر رہا ہے حیات طاہر الشام، جو کہ القاعدہ سے لنک ایک آؤٹ فٹ کہتے ہیں کہ ایسی تنظیم اور آرگنائزیشن جو بینڈ ہو۔ لانچ اسالٹ، انہوں نے ایک فزیکل حملہ کیا نومبر 27 کو، اینڈ رپورٹس انڈیکیٹ دے ہیو میڈ سوئفٹ پروگریس، اور رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اس حملے میں بڑی جلدی کامیابی حاصل کر لی ہے، with Syrian government forces suffering considerable loss۔ اس حملے سے سیریا کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ انٹرسٹنگلی، مزے کی بات یہ ہے کہ the fresh hostilities، یہ جو ابھی نقصان ہوا ہے، were initiated hostilities یعنی یہ جو حملے ہو رہے ہیں، initiated one day the Hezbollah Israel ceasefire took effect۔ یہ اس کے ایک دن بعد شروع ہوئے ہیں جس دن حزب اللہ اور اسرائیل نے کیا کیا، سیز فائر کیا ہے۔ اسی کے اگلے دن جو ہے یہ شام میں جو ہے وہ ہوئے ہیں، حملے ہونے شروع ہو گئے۔ برنگنگ سم کام ٹو دا لیبنیز فرنٹ، جس سے کیا لیبنیز فرنٹ پہ کچھ جو ہے امن آ رہا تھا۔ سیریا ہیز largely quiet since 2020 when an arrangement between Russia and Iran۔ سیریا جو ہے شام جو ہے وہ بڑے 2020 سے بڑا خاموش نظر آ رہا تھا جب سے ارینجمنٹ ہوئی تھی رشیا اور ایران کے درمیان، which supports بشار الاسد رجیم، رشیا جو کہ بشار الاسد کے رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ٹرکی which backs the rebels effectively froze the conflict۔ اور رشیا اور ترکی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا جو کہ ریبلز کو سپورٹ کر رہی ہے، جس سے یہ کانفلکٹ کیا ہو گیا تھا، فروز ہو گیا تھا، جم گیا تھا، یعنی وہ ختم ہو گیا تھا۔ Now it's being reignited، اب وہ اس میں دوبارہ آگ پیدا ہو گئی، یعنی وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس وقت when whole region is on knife's edge، جبکہ پورا جو ریجن ہے وہ نیزے کی نوک پہ ہے۔ And conflict in one theater can quickly spread to adjacent battlegrounds، اور ایک جو مسئلہ ہے یا جو جھگڑا ہے اگر ایک جگہ پہ ہو رہا ہو تو وہ جلد ساتھ ہی ہونے والے جو گراؤنڈز ہوتے ہیں جنگ کے ان میں بھی پھیل جائے گا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ساتھ ہی علاقے ہیں، مطلب ایڈجسنٹ ایریاز ہیں، جیسے کہ اگر میں پاکستان کی بات کروں مثال کے طور پر، پاکستان اور انڈیا اور ایران اور بنگلہ دیش، یہ سارے اب اگر ایران میں جنگ ہو رہی ہے تو وہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی آ جائے، اگر انڈیا میں ہو رہی ہے تو پاسبلٹی ہے کہ وہ ایران میں چلی جائے، اور پاکستان میں ہو رہی تو ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان میں چلی جائے، اور اسپیشلی اگر یہ آپس میں دشمن ہو تو یہ پاسبلٹی رہتی ہے جنگ کے پرسپیکٹو سے۔ The rebels obviously know that they are doing، اور ریبلز جو ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ یہ چیز کیوں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ For they struck at a time when Hezbollah, which played a key role in defending the Assad government, has suffered major setbacks۔ ان کو پتا ہے وہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ حزب اللہ کو جو ہے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، جو کہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا تھا، تو اسی لیے ابھی انہوں نے یہ حملے شروع کر دی تاکہ اس کو اور کمزور کر سکے۔
while Iran and Russia are embroiled in their own conflicts, जबकि ईरान और रशिया आपसी झगड़ों में पड़े हुए हैं, the former against Israel, the latter managing its Ukraine war. पहला जो यानी ईरान जो है वो क्या कर रहा है, इसराइल के खिलाफ जंग में है, और जो बाद में यानी जो रशिया है वो यूक्रेन के साथ वॉर में मैनेज है, तो वो भी बिजी हैं दूसरे फ्रंट्स पे, तो इसीलिए अब सीरिया जो है अटैक, सीरियन रेबल्स जो है वो अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझ आई आप लोगों को कि यहाँ पे एक तो मिडल ईस्ट के रीजन का जिक्र है, ठीक है, ऊपर इसमें फिर रशिया का जिक्र है, फिर जो ईरान भी तकरीबन मिडल ईस्ट में आता है उसका जिक्र है, फिर कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अलकायदा है उसका जिक्र है, टर्की का जिक्र है। तो यहाँ पे एक मतलब हॉच पॉच सिचुएशन है मिडल ईस्ट के अंदर। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपने सबसे पहले जाके सीरियन कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना है कि सीरिया में गवर्नमेंट किसकी है। सीरिया में गवर्नमेंट है बशारुल असद की, बैक्ड बाय ईरान एंड रशिया, जिसको ईरान और रशिया सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बशारुल असद की। और जो वहाँ पे रेबल्स जो अगेंस्ट सीरिया की गवर्नमेंट के लड़ रहे हैं, उनको जो है फिर सपोर्ट कौन कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है एलिजिडली, ये मतलब कहा जाता है कि टर्की सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये राइटर का कहना है। तो इस मिडल ईस्ट से ये कह रहा है कि पहले ही इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है इजराइल के अंदर। अभी जो है अगर और भी इस रीजन में अगर आग शुरू हो जाएगी तो इस पॉसिबिलिटी है कि ये इसके बड़े दूर रस एजेंडाज और इसके दूर रस असरात निकले। तो बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। However, it must be asked why the well-armed and organized rebel chose to strike Syrian government at a time when Palestinian peoples are suffering merciless violence at the hands of Israel. ये राइटर ने एक सवाल उठाया है कि ये ज़रूर पूछना चाहिए कि वो ग्रुप रेबल्स जो हैं जो सीरिया के खिलाफ लड़ रहे हैं वो वेल आर्म्ड हैं, यानी उनके पास हथियार हैं, और वो उस वक़्त क्यों सीरिया की हुकूमत के ख़िलाफ़ हमला कर रहे हैं जब फ़लस्तीन के लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं मर्सीलेस वायलेंस, एक ऐसे तशद्दुद से जो बेरहमाना है इजराइल के हाथों। श्योरली दे कुड हैव यूज्ड देयर कैपेबिलिटीज़ टू सेंड अ मैसेज टू इजराइल इन सॉलिडरिटी विद पैलेस्टाइन। एक इसका जवाब ये भी हो सकता है कि वो अपनी काबिलियत या अपनी ताकत दिखा कि ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं। बट देयर गन्स आर फर्मली ट्रेंड ऑन मिस्टर असद्स फोर्स एंड हिज फॉरेन बैकर्स। लेकिन उनके जो गन्स हैं यानी उनके जो हथियार हैं वो ट्रेंड हुए हैं किससे, असद फोर्स से, यानी असद ही की फोर्स जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं उन्हीं से ट्रेंड हुए हैं। और उनको जो सपोर्ट मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, वो मिल रही है फॉरेन बैकर से, यानी बाहर के जो मुल्क के पैसा देते हैं। इनफैक्ट मज़ीद ये कि फर्दर इंस्टेबिलिटी इन सीरिया, अगर शाम में और ज़्यादा जो अदम इस्तेकाम होगा, विल ओनली हेल्प इसराइल, इससे सिर्फ और सिर्फ इसराइल को ही फ़ायदा होगा। एज गवर्नमेंट इन दमस्कस अ सेंट्रल पिलर ऑफ द ईरान बैक्ड एक्सेस ऑफ रेजिलियंस। क्योंकि जो गवर्नमेंट है दमस्कस में जो कि सेंट्रल पिलर है ईरान बैक्ड एक्सेस ऑफ रेजिलियंस का, ऑल रीजनल states and international powers must also consider that if Al-Qaeda ideologically allies established a strong foothold Syria, जितने भी रीजनल स्टेट्स हैं और इंटरनेशनल पावर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर अलकायदा की जो आइडियोलॉजी है अगर वो मजबूत पैर जमा लेती है सीरिया में, इट वुड फ्यूल ट्रांस नेशनल टेररिज्म। उससे क्या होगा, ट्रांस नेशनल टेररिज्म होगा, यानी मुख्तलिफ कौमों के खिलाफ दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। इन दिस रिस्पेक्ट अ वायलेंट राइज एंड इक्वली वायलेंट फॉल ऑफ द सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक स्टेट ग्रुप शुड बी रिमेंबर्ड। तो इससे क्या हो सकता है कि एक राइज आ सकता है तशद्दुद में, और सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक स्टेट IS ग्रुप जो है वो उसको हमें याद करना चाहिए कि वो बढ़ गया था।
Efforts need to be made to bring non-violent Syrian opposition to table with the Assad's government. رائٹر یہ سجیسٹ کرنا ہے کہ یہ کوششیں کی جائیں کہ جو نان وائلنٹ سیرین اپوزیشن ہے، یعنی سیریا کی جو اپوزیشن ہے اس کو ٹیبل پہ بٹھایا جائے اسد کے ساتھ، اینڈ ڈیفیٹ ایکسٹریمسٹ فورسز دیٹ تھریٹن دا انٹائر ریجن، اور وہ فورسز جو کہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان کو شکست دی جائے تاکہ پورے ریجن کا خطرہ جو ہے وہ ٹل جائے. تو بہت ہی زبردست آرٹیکل ہے. اس کو آپ جو ہے مڈل ایسٹ کانفلکٹ، سیرین وار میں جو ہے اسرائیل پیلسٹینین وار میں کوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کرنٹ جو ہے سینیریو ہے. اس کے پیچھے آپ بیک ڈراپ ہسٹری بھی پڑھ لیجئے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.